नहीं है, कहीं न कहीं हमें उस पर कन्फ्यूज़न है और हम क्लियर नहीं हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों से रहेगा कि इसी को टॉपिक को ध्यान पर रखते हुए कोई भी भ्रम हो या समस्या हो, उसे चैट बॉक्स में लिखते रहें अथवा हैंड राइज़ रखें। अगर हमारे स्पीकर्स चाहेंगे तो उन प्रश्नों को हम ले लेंगे। और अदर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हम 11 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम में उसे कंटिन्यू रख सकेंगे। ये कार्यक्रम इसी में ही कंटिन्यू हो जाएगा। मौर्य जी, आपने स्ट्रीमिंग कर दिया है तो हम शुरू करें कार्यक्रम को? मौर्य जी, जी सर, कर सकते हैं। आपने स्ट्रीमिंग कर दिया है इसको, लाइव स्ट्रीमिंग? यस यस, यूट्यूब पर। ठीक है, आप लाइव स्ट्रीमिंग ले लीजिएगा। ठीक है सर। और हमारे साथ जो है रमेश सुथार जी और नवीन जी भी जुड़ रहे हैं। 1 मिनट में जुड़ गए ये भी। ठीक है सर। एक्चुअली क्या है, कुछ साथियों के दिमाग में एक कंफ्यूजन था कि 11 बजे से रहता है। मैंने जो लिंक शेयर किया है वो 11 बजे से होना चाहिए, तो इस कारण कंफ्यूजन आ रही थी। कोई बात नहीं, हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे। इसको स्ट्रीमिंग के जरिए से हम शेयर कर देंगे। हमारे साथ रमेश सुथार जी और नवीन अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ साथी। और हमारे साथ काफी मेघराज जी भी जुड़े हुए हैं, सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का मोबाइल जो है म्यूट कर रहा हूँ। नीरज जी, प्लीज आप अपने मोबाइल को अनम्यूट कर लें। थैंक यू सर, आपने समय निकाला और आपका हम बहुत कीमती समय लेने वाले हैं। आपको हमारे सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आज हम आपसे जानना चाहेंगे एक्ट में जो हम लोगों के बीच में उलझन बनी हुई है लोक प्राधिकारी के विषय पर, इससे शुरुआत करना चाहेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो परिभाषा को आप अपने तरीके से जहां से आपको लगता है जोड़ते हुए शुरू करें, तो हम लोगों को बड़ी सहायता होगी आपसे जानकारी लेकर। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। टॉपिक तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा आज के लिए, मगर बहुत ही विस्तृत है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे साथियों को इस संबंध में परिभाषाओं पर बहुत ही सीमित ज्ञान है। परिभाषाओं को कैसे परिभाषित करें ये उनको ठीक से समझ ही नहीं आ रहा। और उनको क्या, क्योंकि कोई भी विधि का बहुत अच्छा ज्ञाता नहीं है, हम लोगों में से कोई भी नहीं है। और बड़े बड़े एडवोकेट्स भी परिभाषा को परिभाषित करने में अक्षम रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही इसको झेलना पड़ता है। और शायद आप लोगों ने मेरी जो कमेंट्री है वो नहीं पढ़ी। केवल परिभाषा पे ही मैंने 900 पेजेस डिवोट करे हैं, लिखे हैं। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे, एक एक शब्द को नहीं समझेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आप अधूरे ही रहेंगे। उसके पढ़ने के बाद भी बहुत सी चीजें हैं जो परिभाषाएं में नहीं समझी जाएगी पाएंगे आप लोग, क्योंकि परिभाषा बहुत ही विकट विषय है। तो आप लोगों को जो हो रहा है पब्लिक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन और इन सब चीजों पे और बाकी शब्दों पे संशय होना स्वाभाविक ही है। इसलिए अगर हो सके पहले आप लोग इस पुस्तक के 900 पेज पढ़ लीजिए, एक एक चीज को समझ लीजिए, तब तो कुछ हम लोगों के पल्ले पड़ेगा और कुछ हम इफेक्टिव कर पाएंगे।
अन्यथा जूम मीटिंग पे एक शब्द को छूना और उसको एक चीज बता के निकल जाने से कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक चीज है परिभाषाएं। परिभाषाएं कोई भी एक्ट आप उठा लीजिए, उसमें आपको संपूर्ण नहीं मिलेगी। परिभाषाओं में मुख्य चीजें जो होती हैं उनको कुछ कह दिया जाता है और कुछ उसमें साइलेंट रहती हैं। इसका भिन्न भिन्न भावों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग किया जाता है। 1957 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसको पहले पढ़िए। शम्मारो विष्णु प्रलुकर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थाना, AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 23। ये सबसे पहला केस है जो हिंदुस्तान में मिलता है, परिभाषाओं पे बताया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिफाइन करा है कि किस किस तरह से है। मैं मुख्य लाइन इसकी बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। ये कहता है, यह मानकर चलना कि एक जैसे शब्दों का प्रयोग एक जैसे ही अर्थ में किया गया है बहुत ही अपर्याप्त है। ये लाइन स्पष्ट है आपको बंधुवर? मैं जानना चाहूंगा। जी सर। कृपया माइक सब खोल लें जिससे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। जी सर। ये साफ कहता है कि एक शब्द का प्रयोग परिभाषाओं में एक ही रूप में नहीं किया जा सकता है, इसका भिन्न भिन्न प्रयोग किया जा सकता है। तो सर ऐसे में तो बहुत सारी शंकाएं बनेंगी, बल्कि और उपयोग में तरीकों में तकलीफें बढ़ेंगी हमारी। जी हाँ। आगे ये कहता है, उचित तो यह है कि यदि अधिनियम के एक भाग में प्रयोग किसी शब्द का अर्थ को अधिनियम के एक दूसरे भाग में प्रयोग किसी शब्द के अर्थ से भिन्न भाग में प्रयोग किए जाने को पर्याप्त कारणों को बताया जाए। मतलब एक ही जगह एक्सप्लेन नहीं है, वो दूसरी जगह भी दूसरे रूप में भी एक्सप्लेन हो सकता है। फिर एक मैं देख रहा हूं, मुझे भी अब एक बहुत डिटेल में स्टडी है, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिया है, हितेंद्र जैन वर्सेस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अपील नंबर 152/ICPB/2006। इसमें मेन क्वेश्चन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की ही बात आई थी, जो लोगों को शंका हो रही है। उसने इसमें ये कहा कि बहुत से शब्द जो हैं और जो संस्थाएं हैं, कोई केंद्रीय सरकार के द्वारा बनी गई हैं, कोई राज्य सरकार के द्वारा बनी गई हैं। कहिए तो इसका एक पेज का शॉर्ट इंटरप्रिटेशन है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें एक्चुअली भले हम आज एक या दो विषय ही उसका छू पाए, लेकिन जितने भी छुए उसको पूरा समझ लें, ऐसा ही हमारा कोशिश होगा आपसे। लीजिए, देखिए, इसमें जो है केंद्रीय सूचना आयोग ने इसके अलावा विचार किया था कि आम धारणा है कि संसद के अधिनियम के अंतर्गत
स्थापित सार्वजनिक प्राधिकार के लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होती है। एक एक शब्द को गौर करिएगा, क्योंकि इसको लिखने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत एक एक शब्द चुनने पड़े हैं इंटरप्रिटेशंस के लिए। ये आम धारणा है। हम लोग जो आप लोग बात करते हैं ना, और रमेश जी भी जो बात कर रहे थे, मेरे बहुत डिस्कशंस, देवेंद्र जी आपने भी टाइम दिया है, रमेश जी ने भी दिया है। ये आम धारणा है, इसको वो कहता है। आम धारणा है कि संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सार्वजनिक प्राधिकार के लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार प्राधिकार होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी उस सार्वजनिक प्राधिकार के गठन के लिए अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है और यह उस सार्वजनिक प्राधिकार के लिए अधिकतम धन भी उपलब्ध कराती है। ऐसी स्थिति में विवादास्पद प्रश्न यह है कि उस विशिष्ट सार्वजनिक प्राधिकार के लिए समुचित सरकार कौन सी सरकार होगी। उदाहरण के लिए सभी राज्य सूचना आयोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, लेकिन उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है। वही स्थिति राज्य विद्युत विनायक आयोग के संबंध में है, जो केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुए हैं, किंतु राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित हुए हैं। इन संगठनों के पूरे धन राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसलिए ऐसे मामलों में हालांकि ये केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हुए हैं, लेकिन इनका गठन राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा हुआ है और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित भी हैं। ऐसा है मात्र इसलिए क्योंकि सार्वजनिक प्राधिकार संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुए हैं। यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है कि केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी। समुचित सरकार के बारे में फैसला करने के लिए हमें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2D की जानकारी होनी चाहिए। यह धारा इस तरह बताती है, सार्वजनिक प्राधिकार के संबंध में समुचित सरकार का अर्थ यह है कि जो आई केंद्रीय सरकार या संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय सरकार, 2 राज्य सरकार द्वारा स्थापित गठित स्वामित्व नियंत्रित या पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदान की गई धनराशि द्वारा वित्त पोषित है। अतः इस धारा से यह स्पष्ट है कि समुचित सरकार का निर्धारण करने के लिए एक से अधिक मापदंड हैं। आगे यही जजमेंट कहता है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा यह अवलोकित किया गया था कि रेड क्रॉस सोसाइटी को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, अर्थात भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम 1920 जो संसद द्वारा 1956 और 1952 में 2 बार संशोधित किया गया है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम की बात कर रहा है। 2005 के इस अधिनियम के अंतर्गत यह सार्वजनिक प्राधिकार है। भारत के राष्ट्रपति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और वो प्रबंध निकाय के अध्यक्ष को नामांकित करने हैं, जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त महासचिव की सहायता से सोसाइटी के मामलों को क्रियान्वित करता है। राष्ट्रपति के पास प्रबंध निकाय नियमावली निष्प्रभावी करने की शक्तियां होती हैं। वर्तमान मामले में रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य और जिला शाखाओं के लिए धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और प्रबंध समितियां राज्य के राज्यपाल के अध्यक्ष होने के साथ साथ
ज्यादातर राज्य के सरकारी अधिकारियों को समावेश करती है। इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि कार्यात्मक और आर्थिक रूप से दोनों से राज्य तथा जिला शाखाएं राज्य सरकार पद पर निर्भर है। इसलिए यद्यपि ये शाखाएं राज्य सरकार तथा केंद्रीय अधिनियम द्वारा वित्त पोषण की दृष्टि में मुख्य अधिनियम यानी केंद्रीय अधिनियम से अधिकार प्राप्त करती हैं, यथा प्रबंधन समिति में राज्यपाल राज्य समिति के अध्यक्ष रूप में शामिल होते हैं और उपायुक्त जिला समितियों के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मानना है कि सोसाइटी ही राज्य और जिला शाखाओं के लिए राज्य सरकार को समुचित सरकार होना चाहिए और जिला शाखाओं के और इसके परिणाम स्वरूप यह राज्य सूचना आयोग है जो अपील को स्वीकार करने की अधिकारिता रखेगा। देखिए बहुत फाइन डिफरेंस करा गया है, इसको आप लीजिए। फिर परिभाषाएं जो हैं सर अगर आप इसमें हाँ, थोड़ा सा इसको और अगर अपन सरल भाषा में अगर आपके शब्दों में बोले, सरल शब्दों में, किताब के शब्दों के अलावा, तो क्या आप बोलेंगे जो आपने भी बोला, एक बार अपने शब्दों में बोलिए। ये रमेश जी से कहिए, मैं तो बताता ही रहूंगा, जहाँ गलती होगी करता रहूंगा। देवेंद्र आप और रमेश जी इसको करिए कि क्या आप लोग समझे हैं, तब मैं कहूं कि ये आप सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। नहीं सर, समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें भी कानूनी भाषाएं जुड़ी हुई है आपके शब्दों में, और उसके हर शब्दों में कुछ और भी बृहदता छुपी हुई है, इस कारण से आपसे सुनना चाहते हैं हम सर। देवेंद्र जी, इसीलिए आरटीआई को जानने के लिए आप अपना पहले प्रिंसिपल छोड़िए, खर्चा करिए, पढ़िए। बिल्कुल सर, समझे? क्योंकि मैंने अभी एक लाइन कही है, मैं 900 पेजों में से जब ढूंढ के निकालने लगूंगा तब आप अटर कंफ्यूज रहेंगे जब तक आपकी आंखों के सामने नहीं होगी। सर श्री कृष्ण साक्षात हमें ज्ञान देने के लिए उपलब्ध है, तो हम गीता क्यों पढ़ेंगे? हम पहले तो श्री कृष्ण जी के प्रवचन सुनेंगे सर। ऐसा है, ये आज जो है मुझे उसका ये नहीं, गीता पढ़ेंगे नहीं जब तक पढ़ना जानेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा। गुरु जो है उन शब्दों को ही बताएगा कि भैया ये मुझे नहीं समझ में आए। बिल्कुल सर। सर दिगंबर खांडिलकर साहब ने हैंड राइज किया है, शायद कुछ इनके मन में हो। हाँ, ले लूं? बिल्कुल। दिगंबर जी कहें सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने अक्टूबर में आरटीआई लगाई थी, अक्टूबर से मुझे नवंबर में पेशी दी, दिसंबर में पेशी दी और अभी दिसंबर में 2 बार पेशियां दी और अभी जनवरी 19 जनवरी दिगंबर जी खांडिलकर जी सर सिर्फ अभी का जो टॉपिक है वो परिभाषाओं से जुड़ा हुआ है। अगर आपने परिभाषा के संबंध में जो सर ने अभी कहा है उस पर अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं तो उसको रख ले। हम लोग लगभग 11:10 से 11:30 के बीच में जब तक राहुल जी नहीं जुड़ेंगे उस समय तक हम नॉर्मल आप लोगों के क्वेश्चंस के हल पर बातें कर सकते हैं। शिवानंद जी उस चीज के लिए हमें जो भी सहायता करेंगे हम वो लेंगे। ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। सर सॉरी सर, नीरज जी सर सॉरी, एक मित्र आगे सर बढ़ते हैं हम। सुथार जी, रमेश जी, सर जैसे बोल रहे थे कि आपने क्या समझा, अगर आप कुछ बताना चाहें रमेश जी। सर मुझे भी कोई ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि सर के अधिकतर शब्द है वो कानूनी थे। सर थोड़ी सहायता करें हमें। क्योंकि वो किताब भी मेरे पास है, सर की किताब मेरे पास है। और तो अगर रमेश जी उस किताब का चैप्टर नंबर 8 खोल लीजिए। एक्चुअल अभी वो मेरे मित्र को दी हुई है पढ़ने को, बाकी मैंने खरीद रखी है। नहीं, चैप्टर नंबर 8 आप खोलते हैं, मैं पेज नंबर बताता, आप फौरन आपको समझ में आता।
सर अगर फिर भी अगर आप थोड़ा सा इसको अगर हमें सरल में बता दें कुछ जो आप बोलना चाहें, क्योंकि हाँ, ये तो देखिए बोलना है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये एकदम इसको जो इन्होंने सेक्शन 2 में डिफाइन करा है समुचित सरकार है, ये है आपका समुचित सरकार और सक्षम प्राधिकारी 2A में करा है समुचित सरकार है? तो यहाँ वर्ड्स जो इतने हैं ये तो स्पेसिफाइड है, मगर आपकी जो और चीजें इसको क्लियर करती हैं उनको भी लेना पड़ेगा, और इसके साथ साथ बहुत से शब्दों को जनरल क्लॉजेस एक्ट से भी लेना पड़ेगा। सर जैसे समुचित सरकार में जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैंने देखा है अपने मित्रों के बीच में, जो सबसे ज्यादा रहता है या हमारे बीच में हमको खुद रहता है ज्यादातर, जब हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा पढ़ने जाते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन अ रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी। तो जहां ये रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी बोलना चाहता है, तो वहां पर हम जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको सबको एक साथ पढ़ें कि एक पब्लिक अथॉरिटी, किसी एक पब्लिक अथॉरिटी को इसमें जोड़ के पढ़े? देखिए हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए समुचित सरकार अलग अलग हो जाएगी। अब मैं आपको पढ़ देता हूं इंटरप्रिटेशन कैसे करेगा। ये परिभाषा जो होती है, ये परिभाषाएं हैं एक्ट में, इनका इंटरप्रिटेशन किस तरह से आपको करना पड़ेगा। आप इसमें 2-3 पहले तो केस लॉज लिख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड है। जी सर। है, उनको पढ़िए, उससे फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप एक केवल आरटीआई देते हैं, आरटीआई केवल से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये लॉ बहुत विस्तृत है, आपको बहुत सी चीजें जगह जगह से ढूंढनी पड़ेगी। पहला केवी मुथु वर्सेस अंगामुल्लू अनमाल 1997 to Supreme Court HCC page 53। ये कहता है किसी परिभाषा की व्याख्या करते समय, ये प्लीज बैकग्राउंड साउंड खत्म कर लीजिए। जी सर। ये किसी के इंजन चलने की बैकग्राउंड साउंड है। किसी परिभाषा की व्याख्या करते समय यह ध्यान में रखा जाना होता है कि इसकी व्याख्या को संदर्भ के प्रति न केवल वृद्धि ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे भाग इससे होना चाहिए जो उस उद्देश्य की उपलब्धि में सहायता करेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और ये सब कहते हैं, उसको बढ़ाने में जो आपकी सहायता करे, इंटरप्रिटेशन आप उस तरीके से करेंगे, ना कि एकदम सीमित रूप में करेंगे। उस रचना की जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल करेगी या विफल करने के लिए संभावित अवहेलना की जानी चाहिए और उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसी तरह से दूसरा केस है पॉल एंटरप्राइजेस एंड कंपनी वर्सेस राजीव चैटर्जी एंड कंपनी 2009 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट पेज 573। संविधा में किसी भी अन्य शब्द के समान परिभाषा को संदर्भ के प्रकाश में पढ़ा जाना होता है, और अधिनियम की योजना भी उस उद्देश्य के लिए है जिसके लिए अधिनियम को
विद्या शक्ति द्वारा बनाया गया था। फिर बालकृष्ण राव वर्सेस हाजी अब्दुल सैफ, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट 2000, सुप्रीम कोर्ट पेज 204, sorry, it's page 214, not 204। संविधान में परिभाषा खंड आवश्यक रूप से सभी संभव संदर्भों में लागू नहीं होता है। जो चीज आप पूछ रहे हैं रमेश जी, देवेंद्र जी, संविधान परिभाषा खंड आवश्यक रूप से सभी संभव संदर्भों में लागू नहीं होता है जिसमें परिभाषित शब्द पाया जा सके। राजकोषीय प्रविष्टि के अर्थ के मामलों में शब्दकोश के संदर्भ हमेशा सुरक्षित नहीं होते हैं। वही व्याख्या खंड किसी शब्द को विशिष्ट चीज के अर्थ में परिभाषित करता है तो वह परिभाषा स्वतः स्पष्टीकारक होता है और प्रथम दृष्टया अवरोधक होता है। और जब कभी व्याख्या खंड के किसी चीज को शामिल करने के लिए किसी शब्द को परिभाषित करता है तो परिभाषा विस्तृत होती है। तो इस तरह से बहुत से शब्द हैं जिसको हम भिन्न भिन्न रूप में समय अनुसार और उपयोग हेतु परिभाषित कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हर परिभाषा में अपरिभाषित शब्द या अभिव्यक्ति भी होती है। इसके लिए आप पढ़िए एस सैमुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट पेज 218। ये कहता है जब कोई शब्द स्वयं अधिनियम में ही परिभाषित ना हो तो उस समान भाव को ढूंढने के लिए शब्दकोश का सहारा लेना अनुमति है जिस भाव में यह शब्द आम बोलचाल की भाषा में, देखिए बहुत जरूरी चीज कहता है, यह शब्द आम बोलचाल की भाषा में समझा जाता हो जी। मतलब अब समुचित सरकार और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आप कह रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में क्या समझा जाएगा? सर सरकार को मतलब जो हमारे पर केंद्र या राज्य सरकार की जो सत्ता है उसी को ही माना जाएगा। अरे दिमाग की बत्ती खोलिए, मेंटोस खा लीजिए जी। सत्ता तो हो गई, अब सत्ता ने तो संगठन गठन कर दिया जी। जब गठन कर दिया तो डेलीगेशन ऑफ पावर में आ गया जी। तो वो संस्था हो गई, वो संस्था समुचित सरकार हो गई। क्योंकि ये आगे कहता है तथापि शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ को चुनने में संदर्भ का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक आधारभूत नियम है कि अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति को उस संदर्भ में मेल खाना चाहिए जिसमें वह शब्द आते हैं। अब देखिए इस पे आया, एक हम उदाहरण लेते हैं विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय का गठन दो रूप से हो सकता है, एक तो केंद्र के नियमों के अधीन, दूसरा राज्य के नियमों के अधीन। ये तो बंधुवर आप लोग मानते होंगे। बिल्कुल सर। अब जब गठन हो गया तो एक संस्था खुद में बन गई। अब उस संस्था में उसका अपनी नियमावली होगी
उस नियमावली में कैसे उसका प्रशासन होगा, कैसे चलेगी, कैसे एडमिशन्स होंगे, कैसे इम्तिहान होंगे, क्या क्या कोर्स होंगे, कौन कौन पदाधिकारी होंगे, उन पदाधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी, उनकी कार्य प्रणालियां क्या होगी, ये समुचित केंद्रीय सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी? इस पहले मूलभूत प्रश्न का जवाब दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। नवीन जी, रमेश जी, प्लीज अनम्यूट करें। जी बताएं, रमेश जी कुछ बता सके आप सर के उसमें? कुछ समझ में नहीं आया मेरे को तो। एक दो बार लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, तभी मैं कह रहा था कि खाली बता देने से सब चीज समझ में नहीं आएगी। मेरा रमेश जी मोटा सा प्रश्न ये है, हाँ जी, एक विश्वविद्यालय का गठन किया गया। हाँ जी, एक विश्वविद्यालय दो रूप में गठित होता है, एक तो हाँ जी, केंद्रीय सरकार द्वारा हाँ जी, और एक राज्य सरकार द्वारा। हाँ जी, केंद्र सरकार द्वारा जो गठित होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ जी, दूसरा होता है राज्य सरकार द्वारा, हाँ, वो राज्य विश्वविद्यालय माने जाते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज। हाँ जी, इनका गठन तो हो गया, अब इनका क्रियाकलाप, कार्य प्रणाली, अधिकार, ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? ये जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से तो नहीं आएंगी। इनके अपने नियम और नियमावली बनेंगी। हाँ जी, जिसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हर संस्था के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं। हाँ, अब उस आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम के हिसाब से उसके कार्य होते हैं। जैसे विश्वविद्यालयों के लिए, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट आ गया, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट आ गया। हाँ जी, अब उस एक्ट में हर चीजें फिर से डिफाइन कर दी जाती हैं। हाँ जी, उनके चीजें दे दी जाती हैं कि ये इस तरह कार्य करेंगे, इनकी ये अथॉरिटीज होंगी, इनकी ये जिम्मेदारी होगी, ये विश्वविद्यालय इतनी फैकल्टी लगा, इस तरह की फैकल्टी अपॉइंट कर सकेगा। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए ये नियम होंगे, इस तरह के बच्चों का एडमिशन होगा। हाँ जी, शिक्षा पॉलिसी डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन इन विश्वविद्यालय द्वारा होगा या प्राइमरी स्कूल द्वारा होगा। हाँ जी। अच्छा, अब विश्वविद्यालय को भी कहा गया, इसका आम भाषा में कहा जाता है, हाँ जी, इसका जो कुलपति होता है यानी वाइस चांसलर, हाँ जी, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। हाँ जी, फिर प्रति कुलपति होता है, फिर रजिस्ट्रार होता है, फिर डीन्स ऑफ फैकल्टीज होते हैं, फिर जो है हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ जी। मगर इनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? इनके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो राष्ट्रपति, और अगर राज्य सरकार ने बनाई है तो राज्यपाल। जी नहीं। तो सर इनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, जो इनका एक्ट हुआ है, उसमें बनाए जाते हैं दो संगठन। एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक होता है एकेडमिक काउंसिल, और तीसरी चीज होती है कोर्ट। हाँ जी, है? हाँ जी। तो इनका संचालन यानी वाइस चांसलर तक का संचालन राष्ट्र सरकार वो नहीं करती है। जो उस संस्था
का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, हाँ जी, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। लेकिन सर, टीचर्स का अपॉइंटमेंट हाँ जी, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं करती है। लेकिन सर इसमें जो पॉइंट दिए वो 5 दिए हैं। मैंने अभी कहा है, बताया है कि हाँ। मिसिंग वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे। नहीं, वो मिसिंग है ही नहीं इसमें। 5 तो हमारे संविधान के अनुसार मेन हो गए। नहीं सर, आप उसका 4th पढ़िए। क्या 4th पढ़ूं? में सब कवर हो गया। क्या पढ़ूं? 4th पढ़ा, बताइए। संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य हाँ। प्राधिकरणों की दशा में, अन्य प्राधिकरण हाँ, के कहाँ दशा है में ये? राष्ट्रपति या राज्यपाल। किसको? सेक्शन 2 को आप कहाँ पे पढ़? 2E का 4। सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय। हाँ जी, 2E का 4। हाँ, संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, अन्य प्राधिकरणों की दशा में। हाँ। अब डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ लाइए आप। हाँ, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर का है, हाँ, ये वही चीज है जो मैं कह रहा हूँ। ये जरा एनलार्ज करके दिखाइए, चार्ट क्या दिखा रहा है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल, हाँ ठीक है। ये जो आपने बताया है, अब मैंने राज्य विश्वविद्यालय का ही उदाहरण दिया या केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही उदाहरण दिया? हाँ। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो हुआ, राष्ट्रपति हुआ। हाँ जी। राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल हुआ। हाँ जी। अब यहाँ डेलीगेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया। हाँ। इसने अपनी शक्तियां हाँ। डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। हाँ। और राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति, हाँ, ये बन जाते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तब इनका डिसीजन फाइनल होगा, मगर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हुए उस विश्वविद्यालय के लिए। उस विश्वविद्यालय के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई। सर ऐसा तो 2E से कोई पता लग नहीं रहा है। 2E से तो यही आ रहा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति होगा। हाँ, ये मैंने अभी आपको जो केस लॉ बताया है उसमें यही चीज एक्सप्लेन करी गई है। उसको प्रैक्टिकल रूप में देखिए। नहीं तब तो नहीं सर, तब तो ऐसा होगा कि अब ग्राम पंचायत अपने रूल्स अलग बनाएगी आरटीआई की, विश्वविद्यालय अपने आरटीआई के रूल्स अलग बनाएगा, सब रूल्स अलग अलग बना देंगे। तब तो फिर आरटीआई के सारे रूल्स अलग बनेंगे। की बात कहाँ से आ गई? उनका वो अपने जो है अपॉइंट कर सकते हैं पीआईओ। नहीं, आप 28 पढ़िए। 28 में इसको रूल्स बनाने के पावर दिए हैं। 28 में रूल्स बनाने की पावर किसको दी है? सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और 27 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। 28 पढ़िए, 28 क्या कह रहा है? जिस तरह से 28 में सर, मैं निकाल रहा हूँ, मैं सब लिए बैठा हूँ। मुझे पता है कि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आपने आसान काम नहीं किया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ एक सवाल है मेरा, इसलिए क्योंकि इस पे मैंने भी कुछ छोटा सा वर्क किया था, इसलिए यदि आप अब लीजिए। ऐसा है, आधे आधे शब्दों को आप पढ़ेंगे। गजट नोटिफिकेशन की पावर किसको है? क्या ग्राम पंचायत को है गजट नोटिफिकेशन की? अरे पर ये आप 28 पढ़िए सर। 28 मैं 28 ही देख रहा हूँ। हाँ, तो ये तो नहीं है। रमेश जी ठीक बोल रहे हैं सर।
सर ठीक बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक चीज जो लिखी हुई है आप उसको भी समझना पड़ेगा रमेश भी अपने को, कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित कराने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नियम बनाकर जब तक सरकार से अप्रूव करा के उसको गजट में नहीं लाएगी वो नियम तो हो ही नहीं सकता ना। तो क्या ये जो पंचायत विश्वविद्यालय ला सकता है क्या? क्या नहीं ला सकते? नहीं ला सकता। तो बस विश्वविद्यालय को सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो वो पंचायत जैसे सरकार को इससे लेनी पड़ेगी, तो सरकार को क्योंकि कोई भी नियम भी बिना राजपत्र या गजट में प्रकाशित हुए बगैर वो नियम बन नहीं सकता। इसीलिए तो सर जो बता रहे हैं वो हजम नहीं हो रही है बात। हाजमोला ले लीजिए, हजम हो जाएगी रमेश। ऐसा है, एक एक शब्द को मिला के, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जस्टिस जीपी सिंह की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाली किताब मोटी पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आने लगेगा। तो फिर ये ठीक है सर, तो आपकी बात सही है सर की, लेकिन मुद्दा की बात ये है सर कि अगर हम इस चीज को आप बोल रहे हैं कि ये विस्तृत है, विस्तृत को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप पढ़ सकते हैं चीजों को एक्स्ट्रा, अगर वो चीज उसमें नहीं है शामिल तब, लेकिन ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपने आप में पूरी है। जैसे अभी अगर हम समझने की कोशिश करते हैं जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे, अगर आप अनुमति दें तो एक बार हम जो समझ रहे थे वो रख देंगे तो शायद आप हमारी समस्या का हल कर दें। सही है। तो सर जैसे कि हम लोग ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से अगर अपन स्क्रीन की तरफ देखें, जैसे हाउस ऑफ पीपल है तो वो इसका जो सक्षम प्राधिकारी है वो स्पीकर होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट है तो उसका चेयरमैन होता है, सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस होता है, अदर अथॉरिटी है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें थ्रू में तो सारी प्रेसिडेंट में जाती है, और अगर कहीं पे केंद्र शासन लग गया है, मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया या केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस कंडीशन में डिप्टी गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर। आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो है जो प्रशासक होंगे, जो भी प्रशासक उस समय नियुक्त किए जाएंगे आर्टिकल 239 के अंदर, वो होंगे जनरली राष्ट्रपति की सहायता के लिए उपराज्यपाल ऐसी जगह पे डाल दिए जाते हैं जैसे दिल्ली में एलजी वगैरह। तो ऐसी कंडीशन हो सकता है कि जो आप बोल रहे हैं वो भी हो सकते हैं। और उसी तरीके से स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें चेयरमैन, और हाई कोर्ट है तो वहां पर चीफ जस्टिस, अदर अथॉरिटीज के लिए गवर्नर। तो इस तरीके से इन्होंने जो चीजें दी हैं वो लगभग अपने आप में पूरी हैं। अब कोई भी अगर हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर हम यहाँ पर इसने दो ही बातों को बोला है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दो में से ही एक होगा, या तो केंद्र सरकार होगी या तो राज्य सरकार होगी। तो अब उसके बाद हमको कोई तीसरी सरकार तो उसमें खोजनी नहीं है। बस यहाँ पर अंतर हमारे पास जो एक आ जाता है, जो सोचने की बात आ जाती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जो एक बात आती है रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी, वो रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी का जो अर्थ है उसमें वो क्या लेना चाहता है। अगर हम ये बोलेंगे कि हर अथॉरिटी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और 282 में स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो ही एक्चुअली डिसीजन होल्डर्स हैं, इन्हीं के पास एक्चुअली पावर है जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के तौर पर बताया गया है। जी हाँ, और ये सभी ब्रांचेस जो पब्लिक अथॉरिटी की निकली हुई हैं, जितनी भी ब्रांचेस, उन सबको लीड वही करेंगे।
इसमें शंका कहाँ है? यहाँ पर आ जाती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों हाई कोर्ट इस नियम की जगह अपना नियम लागू करवा देता है? क्यों कुछ प्राधिकरण इस नियम की जगह अपने नियम को चलाने लग जाते हैं, जबकि वो राजपत्र में वो भी प्रकाशित नहीं हुआ है? स्ट्रक्चर लिया है सर, ये स्ट्रक्चर से आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा भूल नहीं है, ये भूल नहीं है, ये सबका ध्यान नहीं, हमारी भूल है सर, मतलब हम समझने में भूल कर रहे हैं, ये हमारी इसलिए भूल है कि हम उस एक्ट को नहीं समझे, नहीं पढ़े, उसका विश्लेषण नहीं किए। देखिए, आप इसको और नीचे बढ़ाते जाइए, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब पे आते चले जाइए। आप किसी भी आपने मेडिकल विभाग ले लिया, विभाग अलग है, पीडब्ल्यूडी ले लीजिए अलग है, अब उसके फिर नीचे ऐसे फ्लो चार्ट बनाते जाइए जैसे ये कहते हैं, तो वो सब हमने इसीलिए तो जैसे पब्लिक अथॉरिटी को भी जो है हमने पहले दो अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो दूसरा पार्लियामेंट से है, और फिर तीसरा जो 2SD बोलती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, ठीक है। वैसे ही हमने स्टेट के लिए भी लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो लेजिस्लेटिव है, या जो 2SD के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। हाँ, बंधुवर इनके लिए जो कॉम्पिटेंट है, हमने इसीलिए तीनों को एक साथ यहाँ पे करके लिखा। जैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमको PM, कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो कार्यालय मिले, क्योंकि इन्हीं की बात, इन्हीं के चैनल में सभी चैनल आ जा रहे थे। देवेंद्र जी, ये आप समझिए, जो मिनिस्टर बने ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आ गए, पावर्स आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हर विभाग अलग अलग हो गए, विभाग के मंत्री और राज्य मंत्री भी हो गए। अब हर विभाग का फ्लो चार्ट्स बनाते चले जाइए, उनके सब डिविजन्स करते जाइए। इस तरह तो PIO केवल एक ही होगा, मंत्री के यहाँ या प्रेसिडेंट के यहाँ या गवर्नर के यहाँ, जो आप व्याख्या कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पर दो चीजें और जुड़ती हैं, इसमें जो दो चीजों को और जोड़ना पड़ता है। एक जो आती है बात की यहाँ पर स्थायी प्रशासन, जो सिलेक्टेड पर्सन है, इनको ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि जो PM वगैरह है, मिनिस्टर्स हैं, ये तो इलेक्टेड पर्सन है। जो सिलेक्टेड पर्सन है वो तो एक्चुअली एक पब्लिक सर्वेंट ही होता है, लोक सेवक ही होता है। तो जो लोक सेवक है, अब उसके पास जब ये प्राधिकार जाएंगे, उसके पास ये इस अधिनियम के तहत जो ताकत जाएंगी, तभी वो प्राधिकारी बनेगा। नहीं, अब आप पहले लोक सेवक में आपने डिफरेंस क्यों करा इलेक्टेड और सिलेक्टेड में? क्या इलेक्टेड लोक सेवक नहीं है? यहाँ पर एक जो वही बात आती है कि अगर वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में हमको अगर अंतर नहीं करना है, तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि जो सरपंच है, पंचायत है, तो फिर उस हिसाब से लोक प्राधिकारी तो सरपंच को होना चाहिए। आप डेलीगेशन ऑफ पावर में जाइए कि किसको डेलीगेट करी गई है उनके नियम में, सर पंचायत एक्ट जाइए। तो सर मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि सर मिनिस्ट्री भी जितनी भी है, सब मिनिस्टर्स जितने हैं अपने अपने विभाग के राजनीतिक मुखिया होते हैं। तो अगर हम राजनीतिक मुखिया को लोक प्राधिकारी मानेंगे, क्या ये संभव है? अब हमारे पास दो ही मुखिया मिलते हैं एक विभाग में, एक राजनीतिक मुखिया मिलता है और एक प्रशासनिक सरकारी मुखिया मिलता है। जो प्रशासनिक मुखिया मिलता है हम उसको सचिव के तौर पे बुला लेते हैं, जो राजनीतिक मुखिया मिलता है वो उस विभाग के मिनिस्टर को मान लेते हैं। तब दोनों में लोक प्राधिकारी कौन? भाई इस हिसाब से तो ना मुखिया हुआ आपका, प्रेसिडेंट या गवर्नर हुआ। नहीं, तो गवर्नर को तो इन्होंने सक्षम प्राधिकारी पहले ही तय कर दिया है।
कि गवर्नर तो सक्षम प्राधिकारी है। क्यों? क्योंकि जो कैबिनेट तो मिनिस्टर है, अब कैबिनेट मिनिस्टर को पूरा वही आदेश देते हैं जो राज्यपाल से साइन होते हैं या अब उनके वो- द्वारा या उनके वो- अधीन दिए जाते हैं। अब वो डेलीगेशन ऑफ पावर में जिसको अपॉइंट करें, आपको कर दे तो आप हो जाएंगे, ये तो उसका प्रिविलेज है। तो मतलब हमको अब ये पता करना पड़ेगा कि हर प्राधिकरण में प्राधिकारी कौन है पहले। जी हाँ, जी हाँ। कोई साथी, कोई वरिष्ठ साथी या कोई सदस्य इस पर कुछ अपनी बात रखना चाहे तो हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है जब हमारे सर राहुल जी जुड़ते हैं, जब तक ये कार्यक्रम अभी कंटिन्यू है हमारे साथ, तो अगर कोई इसमें कुछ कहना चाहे तो बताएं, क्योंकि फिर इसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक में जाएंगे जो शिवानंद जी संभालेंगे आगे। शिवानंद जी, मैं ये जानना चाहता था, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बोल सर। रहा हूँ। हाँ, सदाचारी सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है सर। स्वागत है आपका। और हमारे बीच में क्या कहते हैं आप, आत्मदीप सर भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त। सर मैं आपको नमस्कार। आपको मैं ओप्पो आपका जो शो कर रहा है उसमें। और जी देवेन जी, आप जो चर्चा कर रहे थे, तो इस विषय में यदि आप स्पष्ट थोड़ा सा वो कर रख पाएंगे तो आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं, वो आपको शायद कुछ जवाब दे पाए। और थोड़ा सा अपना होस्ट वाला आप हमें दे दीजिए और मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, तो फिर उसमें आगे का ठीक रहेगा। ठीक। तो सर, जैसे हमारे और जो साथी जो देर से जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि आज शिवानंद जी ने आज जो कार्यक्रम रखा हुआ है वो आरटीआई और सामान्य प्रशासन विभाग के लिए रखा हुआ है। और चूंकि जब हम सामान्य प्रशासन विभाग और आरटीआई को जब समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमको उस विभाग की गठन के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर इस एक्ट के तहत उस सामान्य प्रशासन विभाग को समझने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, उसको लीड कौन करेगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन हो। तो इसीलिए आज हमने नीरज जी से विशेष निवेदन किया था कि डॉक्टर नीरज साहब जो हैं डीओपीटी के प्रमुख प्रशिक्षक हैं और साथ में एक वरिष्ठ लेखक है, इन्होंने 13 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं आरटीआई पर। तो उनका मार्गदर्शन हम ले रहे हैं इसलिए कि परिभाषाओं को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। और ये चार्ट जो अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, वो चार्ट के जरिए से हम उस प्राधिकरण की विषय पर समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए किसे हम जिम्मेदार माने। तो हमारे साथ एक जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न आया था हमारे रमेश सुतार जी ने एक मामला लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जानकारी चाही पर्टिकुलर एक केस के मामले पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ पर जो है आपको अगर जानकारी चाहिए तो उनकी जो प्रचलित व्यवस्था है, जो प्रचलन में है नकल की व्यवस्था, उस नकल की व्यवस्था के जरिए से ही सूचना मिलेगी। तो अब मुद्दा ये आता है कि जो कानून की पालना करवाने वाले, जो कानून की व्याख्या करने वाले लोग हैं, वो देश में बने इस सूचना के अधिकार कानून का ही पालन नहीं करेंगे तो बाकी विभागों से हम कैसे वो करेंगे? क्योंकि भले वो न्यायपालिका के स्ट्रक्चर में आता है लेकिन है तो प्राधिकरण ही, है तो वित्त पोषित सरकार के द्वारा ही। तो इसमें भाई साहब मैं थोड़ा सा बोलूं क्या? जी हेलो, कहें सर। जी, मैं थोड़ा सा बोलूं क्या? जी बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हर जगह हो रहा है। जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से अगर हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप 250 रुपए जो उनकी फीस है वो जमा करो, तब इसके बाद हम आपको जो आरटीआई आवेदन दिया है उसके बारे में हम विवरण देंगे। यही पर नहीं, कई जगह ये हो रहा है। पर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बताया, और वो मैं भी समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको आरटीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूव्ड है, जो जिस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी निर्णय दिया है कि इसको अभी चेंज नहीं करना है या कुछ ऐसी बात हुई थी, वो मैंने थोड़ा पढ़ा था। तो हमको चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे कोई भी हो, आरटीआई के आधार पर देना चाहिए। आरटीआई के आधार पर हमारा जो आवेदन है उसके आधार पर देना चाहिए। पर कई विभाग अभी भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ राजस्व विभाग भी है और पुलिस विभाग भी है कि हमारे यहाँ इतना नियम है, उतना पहले आप जमा करें तब हम आपको जानकारी देंगे। और ये समस्या मैंने भी फेस की है
क्योंकि मैंने 150 से 200 एप्लीकेशन दिए हैं, आवेदन दिए हैं राज्य सरकार में भी और केंद्र मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी। तो राज्य आयोग और इसमें इस टाइप का भी मुझे कोई निर्णय मिल नहीं पाया है। फिर भी मैं मेरे आधार पर या मेरी जो जानकारी है उसमें इतना है कि आरटीआई में जो प्रावधान है उसके आधार पर ये बीच में सल्ला नहीं लगा सकते हैं, फिर भी वो लगाते हैं। अभी मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट लिए थे तो उन्होंने कहा भैया 350 रुपये जमा करिए और फिर हम उसको देंगे, जबकि मेरा कहना ये था कि भाई 2 रुपये पर पेज के हिसाब से हमको दे दीजिए जितने पेज के हैं। तो वो नहीं दे रहे थे और नहीं दिए फिर वो है विडंबना। ये है, इसको हम लोगों को अच्छी तरह डिस्कस करके और फिर आगे की कुछ सोचना ही होगा। जी नहीं बिल्कुल सर, लेकिन जैसे कि आज का जो टॉपिक है जो आरटीआई और सामान्य जी प्रशासन विभाग, जैसे शिवानंद जी देख रहे हैं आज, जी तो मैं इसमें चाहूंगा कि जी शिवानंद जी आगे इस कार्यक्रम को हैंडल करें। साथ में जैसा कि जी हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी जुड़े हुए हैं, उनकी सलाह भी हमें मिल रही है। तो हम लोगों के लिए जो मूल सवाल है उस पर सर कुछ प्रकाश कोई साथी और डालना चाहे तो रख ले। मेरा एक प्रश्न था भैया। सर अगर इसी से भी रिलेटेड हो तो उसको रखें, वरना प्रश्नोत्तरी का सेशन अलग से रखेंगे हम 12 बजे 12:30 बजे से। सर एक ये मिनट प्रश्न हमको भैया, चाहिए दूसरा था। प्रश्न है लेकिन प्रश्न आरटीआई से जुड़ा हुआ है। नहीं आरटीआई ठीक है, मतलब पर्टिकुलर जो टॉपिक है आज का सर, जो परिभाषा है या फिर जो सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जो हम जानना चाह रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, आपका प्रश्न हम लेंगे रहमत जी सर क्वेश्चन आंसर सेशन में लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई बात कोई रखना चाहे साथी तो रखें। सॉरी सर, एक बार सर मैं नीरज सर से, डॉक्टर नीरज सर से निवेदन है कि सर जो वो पुस्तक बताई थी जीपी सिंह सर की, जस्टिस जीपी सिंह सर की इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन क्या था सर? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मदीप जी से निवेदन है सर, अगर आप कुछ मार्गदर्शन दे हम लोगों को। हेलो। हेलो, सुनाई पड़ रहा है जी जी। हेलो। हाँ आत्मदीप सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था देवेंद्र जी, आप मुझे जरा अपना वो होस्ट मुझे दे दीजिए। आप होस्ट हैं, आपको होस्ट हैं और थोड़ा सा होस्ट वाला मिले। अच्छा और साथ में जो हाँ और जो लोग यदि कोई स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग, उनको बोलिएगा इसको मतलब पहले तो आप होस्ट दीजिए, देखें क्या हमारी तरफ से भी लाइव स्ट्रीमिंग होगा क्या, या उसको फिर स्टॉप करना पड़ेगा। सर आप ही एक्चुअली शायद आप बीच में हटे होंगे। हाँ ये मेक होस्ट सर। यस सर, हो गए सर आप। ओके ओके, हाँ ठीक है, अभी मैं लाइव फेसबुक हो जाएगा। हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत। सर का ऑडियो भी कनेक्ट हो रहा है। हाँ, हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं, हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त वर्तमान और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपको आवाज आ रही है क्या? राहुल सिंह सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका म्यूट है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप अनम्यूट कर लें। हमें लगता है कि भी सर कुछ अपना मैनेज कर रहे हैं। तब तक जैसा कि हम लोग आवाज सुन रहे थे, हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं। सर कुछ आप बोलना चाह रहे थे उस समय, कोई एक प्रश्न था इनका देवेंद्र अग्रवाल जी का। आप सर अनम्यूट कर लीजिए पहले। ठीक है। हाँ ठीक है, अब तो आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही। थोड़ा सा विनोद जी मुद्दे की तरफ संकेत कर दीजिए, क्या है जिस पे बोलना है।
सर हमें लगता है कि कुछ प्रश्न थे देवेंद्र अग्रवाल जी के, और अग्रवाल जी आप हैं, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में। और आत्मदीप सर सर के आप विचार इस विषय में अपने सुन लीजिए। जैसा कि हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं और हम लोग जैसा 11 बजे से आप लोग कार्यक्रम करते हैं, तो शिवानंद जी के सहयोग से हम लोग सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इसी से जुड़े हुए टॉपिक को हमने लिया था, जो कि आरटीआई एक्ट की परिभाषा से संबंधित था। इस आरटीआई एक्ट की परिभाषा में हमने पर्टिकुलर आज जो टारगेट रखा था वो रखा था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। चूंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके पास पावर है नियम बनाने की इस एक्ट के अंदर में, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28 के अंदर में। जो नियम बनाएंगे वो उसे राजपत्र में प्रकाशित कराना भी बहुत जरूरी है। जब तक वो गजट नोटिफिकेशन में ना जाए जब तक वो नियम बन भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट या राजस्व विभाग के कई विभाग ऐसे हैं जहां पर नकल के जरिए से सूचना देने की बातें की जा रही हैं और हमें जानकारी इस एक्ट के अनुसार नहीं मिल रही है। खासकर विशेषकर हम लोगों की दुख की बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो खुद कानूनों की पालना कराते हैं, जो कानून के लिए व्याख्या करते हैं, जो न्यायपालिका है हमारी, वो भी इस देश के बने हुए कानून को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हमें आरटीआई से ना लेकर नकल से जानकारी लेने के लिए विवश किया जा रहा है। क्योंकि आज हमारा विषय भी सामान्य प्रशासन विभाग का है टॉपिक, और ये इससे इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हम सामान्य प्रशासन विभाग की भी भूमिका को देखते हैं। तो अगर इस तरीके से चल रहा है तो इस पर आप लोगों का सुझाव चाहेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी भी शामिल हैं जो इस पर हमें परिभाषाओं में काफी सहायता प्रदान कर रहे थे और आगे भी बने रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो आप अगर कुछ इसमें बताएं, हमें मार्गदर्शन दें। जी, थोड़ी सी चर्चा आपकी प्रारंभिक हमने सुनी थी जिसमें ये बात आ रही थी कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोक प्राधिकारी जी सर, माना जाना चाहिए या सेलेक्टेड ऑफिसर्स को। हाँ सर, एक्चुअली इसमें टॉपिक में बात यहाँ पर आई थी कि जब हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य